सबसे पहले तो आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान पहुंच गया है और ये $7 अरब का कर्जा है जो पाकिस्तान को मिलेगा 37 महीनों में, यानी 3 साल और 1 महीने तक के लिए ये मुआहदा था आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल मुआहदा था, यानी इसमें जो शराइत पाकिस्तान ने मानी, इतनी कड़ी शराइत के ऊपर पाकिस्तान ने कभी भी आईएमएफ के साथ कोई सौदा नहीं किया। बहरहाल आईएमएफ के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास अमेरिका की खुशनुदी हो। इससे पहले तो थी, उसकी वजह यह थी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो अब वजह बताई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में पूरी ताकत के साथ खड़ा था यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, और उससे अमेरिका की उस वक्त की हुकूमत बहुत खुश थी। लेकिन इमरान खान साहब का ये फैसला था कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। देखें ना, अगर आप अरब ममालिक को देखें, वो न्यूट्रल रहे, वो फायदे में रह गए। जो भारत है वो न्यूट्रल रहा, वो भी फायदे में रह गया। इस खित्ते के और बहुत सारे ममालिक हैं जो न्यूट्रल रहे और फायदे में रह गए। अब इसमें जो बाइडन की पॉलिसी थी और जो यूरोप की पॉलिसी थी, उसको टो कर लिया कुछ मुल्कों ने, और वो अब नुकसान उठाएंगे। यूक्रेन के सदर ने जो एक जंगी जुनून शुरू था और जो एक लड़ाई चल रही थी, पूरी दुनिया से पैसा लेकर लड़ाई के अंदर झोंक दिया, और अब जब उस पैसे का हिसाब देने का वक्त आया है तो उनके अवसान खता हो गए कि अब ये पैसा वापस कैसे करना है और ये मामला वाइंड अप कैसे होंगे। यूक्रेन ने इतना कर्जा ले लिया है या इतना पैसा वसूल लिया है पूरी दुनिया से कि वो पैसा वापस करना अब यूक्रेन की पसली वो नहीं कर सकती। यानी यूरोप ने, अभी बरतानिया में थे यूक्रेन के सदर, तो उन्होंने वहां से पैसा हासिल करने की कोशिश की, तो सिर्फ $2.25 अरब अमरीकी डॉलर जो है वो उनको मिले हैं, और वो भी कर्जे के तौर पर मिले हैं। ये पैसा भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। तो 300-350 अरब डॉलर तो अमेरिका ने इस लड़ाई के अंदर झोंक दिया था। अब पाकिस्तान को एक मरतबा फिर आईएमएफ का ये मुआहदा मुकम्मल करते वक्त या तो अमेरिका की खुशनुदी चाहिए, यानी अमेरिका अगर खुश है तो पाकिस्तान के साथ आईएमएफ के मामला जो है वो नरम रहते हैं, खुश नहीं है तो फिर नरम नहीं रहते। नंबर 1, पाकिस्तान को अमेरिका की मदद दरकार होगी। नंबर 2, या तो फिर आईएमएफ के कहने के ऊपर आवाम पर कर्जों का बदतरीन बोझ डाला जाएगा, महंगाई और टैक्सेस में इजाफा हो जाएगा। और इससे पहले आईएमएफ जो कुछ पाकिस्तान में देख कर गया है, जिन चीज़ों के ऊपर जायजा लेकर गया है, उस पर भी कड़ी निगरानी आ जाएगी, चाहे वो इंसानी हकूक के मामला हों या अदलिया के मामला हों या 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो खराबा हुआ वो सारी चीज़ें हों। इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अमेरिका की पॉलिसी बदलने के बाद पाकिस्तान का ये दाव तो लग ही जाएगा कि पाकिस्तान को आईएमएफ पैसे दे देगा। ये भी हो सकता है कि एक किस्त और जारी कर दे, लेकिन पाकिस्तान को हर किस्त के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो बड़ी कीमत क्या होगी, ये हम सब जानते हैं कि टैक्सेस में इजाफा होगा। आम आदमी जो है उसके लिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हुकूमत की कैपेसिटी पर अगर हम बात करें तो हुकूमत की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आलमी सतह के ऊपर इस तरह का माहौल पैदा कर सके कि बैनुल अक़वामी राय को अपने हक में बोल्ड करके वो आईएमएफ से फ़ायदा उठा सके या आईएमएफ को मजबूर कर सके कि वो कड़ी शराइत रखने की बजाय पाकिस्तान को जो है वो इंसानी हमदर्दी के तौर पे देखे और पाकिस्तान के लिए शराइत को आसान करे, ताकि पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से, मुश्किल माशी हालात से निकल सके। अब यहाँ पे शमशाद अहमद साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। शमशाद अहमद खान साहब फरमाते हैं जी कि ज़ेलेंस्की से फारिग होने के बाद ट्रंप पाकिस्तान की खबर लेने आ रहा है। ये उनका दावा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि बाइडन के कहने पर जनरल बाजवा ने पाकिस्तान को यूक्रेन की जंग में फंसाया हुआ है। अभी उसने पाकिस्तान की तरफ आना है और ट्रंप को कोई नहीं रोक सकता। ये शमशाद अहमद खान साहब का स्टेटमेंट है। लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान की बारी तो आनी है। शहबाज शरीफ साहब या जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत या इदारे हैं वो इस बात को लेकर खासे परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल रवायती सियासतदान नहीं है। वो अगर अपना करने पे आ जाए तो वो क्या करता है हुक्मरानों के साथ, ये सारी दुनिया जानती है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं आलमी सतह के, मोदी जो है वो वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी इज्जत बचा के और बड़े तरीके से डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके खुशगवार अंदाज में वहां से निकले, और किसी को ऐसी सहूलत में असर नहीं आई। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के सामने भी सख्त जुमले बोले हैं। यूक्रेन के सदर के साथ जो एपिसोड हुई वो तो अल्लाह ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए कि उनका अपना मुल्क जो है वो जंग के अंदर है, बहुत नुकसान उनका हो चुका है, दुनिया भर का उनके ऊपर कर्जा चढ़ चुका है, और रशिया जो है वो बदस्तूर उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और ऐसी सूरत में जो उनकी वाहिद उम्मीद है वो जिस तरह टूटी है व्हाइट हाउस में अमेरिका में, तो उससे एक बहुत बड़ा सबक है। अब मामला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया या पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये वाली मौजूदा फॉर्म 47 वाली, अगर ये कहीं ट्रंप के सामने बैठ गई और उससे पहले ट्रंप ने कोई एक छोटी सी ब्रीफिंग ले ली, जो विल्सन से ले ली या किसी और से ले ली, और वहां 4 जुमले बोल दिए, तो ये तो एक लफ्ज का जवाब नहीं दे पाएंगे। शहबाज शरीफ इतने कमजोर आदमी है, ये तो पाकिस्तान में कभी इन्होंने किसी छोटे मोटे ऑफिसर को आगे से जवाब नहीं दिया डर के मारे। शहबाज शरीफ साहब की तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से जान जाती है, तो वो कैसे डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर सकेंगे या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का सामना कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में अब तो वो ये चाह रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता ही ना हो हमारा, जब तक हमारी हुकूमत है पाकिस्तान में या जब तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के सामना करना ही ना पड़े तो ज्यादा बेहतर है। पहले इनकी ख्वाहिश हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक फोटो खिंच जाए, बातचीत हो जाए, लेकिन अब ये डोनाल्ड ट्रंप से डरेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का अपना एक जेस्चर शो किया है, जिस तरह से वो अग्रेसिवली आ जाते हैं एकदम, तो इससे इस तरह के हुक्मरान जो बेचारे जाली हुक्मरान होते हैं, इस तरह के हुक्मरान जिनकी आवाम के अंदर किसी किस्म की कोई पजीराई नहीं होती, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप अगर इन्हें डांट के भेज देता है वहां से, तो यहाँ पाकिस्तान की आवाम इनके बारे में क्या हमदर्दी रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। पाकिस्तान की आवाम तो इनको पहले इनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। वो तो ये कहेंगे इनको उधर ही रख लो, जो पाकिस्तान की असली हुकूमत है वो यहाँ पे बन जाए, जिन्हें आवाम ने वोट दिए हैं उनको उनका मैंडेट वापस हो जाए। अब होगा क्या, ये आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। इमरान खान साहब अपोजिशन का एक इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश अब से नहीं हो रही, काफी देर से हो रही है। इस कोशिश में जो रुकावट बार बार आती है वो फजलुर रहमान साहब है। फजलुर रहमान साहब को लेकर के जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि कभी भी फजलुर रहमान साहब
एंटी स्टेटस को नहीं जाएंगे। फजलुर रहमान साहब स्टेटस को की ताकतों के साथ खड़े होंगे और उसकी कुछ रीजन भी है। देखिए अभी हाल ही में फजलुर रहमान साहब के एक भाई हैं, मुबैना तौर पे उनके कहने पर एक बड़ी पोस्टिंग भी की गई है वफाकी इदारे में, और ये सिलसिला चलता रहता है। फजलुर रहमान साहब के काम नहीं रुकते, कोई भी हुकूमत हो। इमरान खान साहब की हुकूमत वाहिद हुकूमत थी जहाँ पे फजलुर रहमान साहब को ये प्रॉब्लम आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा में और वफाकी हुकूमत में फजलुर रहमान साहब के काम होने बंद हो गए थे और उनके काम नहीं हो रहे थे। फजलुर रहमान साहब अपोजिशन में हो या हुकूमत में, उनके काम चलते रहते हैं। जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी फजलुर रहमान साहब के काम ज़्यादा नहीं रुकते थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, PMLN का दौर आया, फजलुर रहमान साहब का काम चलता रहा और इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्हें तकलीफ हुई है। अब मामला यह है कि फजलुर रहमान साहब क्यों चाहेंगे कि ये हुकूमत खत्म हो जाए और एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो इमरान खान साहब की हो। फजलुर रहमान साहब इस बात को जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा इमरान खान साहब अभी जीत जाएंगे और वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो हुकूमत भी बना लेंगे। जब वो हुकूमत बना लेंगे तो फजलुर रहमान साहब क्या इमरान खान साहब से उस तरह से काम करवा सकते हैं या काम ले सकते हैं जैसा इस वक्त की एक कमजोर और नकीब जैसी एक हुकूमत है उससे वो काम ले पा रहे हैं? तो इसका साफ जवाब यह है कि फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब की एक मजबूत हुकूमत से काम नहीं ले पाएंगे अपने, जैसे कि वो मौजूदा हुकूमत से अपने काम ले पाएंगे। तो अब जो है वो मैंडेट चोरी का तो सबको पता ही है, सारी जमातें इसके बारे में जानती हैं। इत्तफाक राय पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है, सबका इस बात पे इत्तफाक है जनाब पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है हुकूमत और इदारों ने, लेकिन बड़ी कामयाबी के साथ इस लड़ाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद करके रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए प्रॉब्लम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, किसी और को तो प्रॉब्लम है नहीं। सबके जलसे होते हैं, तहरीक इंसाफ के जलसे नहीं होते, तो फिर सबको क्या प्रॉब्लम है? सबके प्रोग्राम्स होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम नहीं होते, तो सबको क्या प्रॉब्लम है? सबके लीडर दिखाई देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तो फिर बाकी सबको क्या प्रॉब्लम है? सबके पास आजादी इज़हार राय मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के पास मौजूद नहीं है, तो बाकियों को क्या प्रॉब्लम है? सबके पास इंसानी हुकूक मौजूद है और सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए ये मतलूबा जो सहूलतें हैं ये मैसर नहीं है। ये जो मैंने मज़कूरा सहूलतें आपको बताई हैं, चाहे वो इंसानी हुकूक हो, आज़ादी इज़हार राय हो, चाहे वो जलसा करने की इजाज़त हो, चाहे वो जुलूस निकालने की इजाज़त हो, अपना कोई प्रोग्राम करने की इजाज़त हो, या अदलिया के अंदर से इंसाफ मिलना हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दस्तयाब नहीं है, बाकी जमातों के लिए दस्तयाब है। तो बाकी जमातों को इतना क्या प्रॉब्लम है कि वो एक तहरीक में उस तरह उतरे जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतरना चाहती है? बाकी जमातों के लिए प्रॉब्लम उतना नहीं है ना। पाकिस्तान के इदारों ने और हुकूमत ने बड़ा स्मार्टली इसको हैंडल इस तरह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अकेला करके दीवार के साथ लगाया। अब देखें ना, तहरीक लबैक आना चाहे तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फजलुर रहमान साहब आना चाहे तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी, PMLN, कोई भी जमात कुछ भी करना चाहे वो जहां पे जो मर्जी करें, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होती है। शेख वकास अकरम साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से एक और स्टेटमेंट जारी किया है और क्लियरली बताया कि इमरान खान साहब को इस वक्त जेल में किस सूरत में रखा हुआ है। वो ये कहते हैं कि मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर इमरान खान साहब को डेथ सेल में रखा गया है जहां दहशतगर्दों को रखा जाता है। इमरान खान मजबूत आसाब के मालिक हैं, वो इन हथकंडों से नहीं टूटेंगे, ये शेख वकास अकरम साहब ने कहा है। शेख साहब ने दावा किया कि इमरान खान साहब को एक्चुअली नफ्सियाती तौर पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी मामला कहीं तय हो सकते हैं वो मैक्सिमम के ऊपर तय किए जा सके। देखिए इमरान खान साहब को हमेशा तो जेल में रखा नहीं जा सकता। अपनी पूरी ख्वाहिश के बावजूद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो इमरान खान साहब को हमेशा तो जेल में रख नहीं सकते। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा। आलमी दबाव बढ़ रहा है, वो और बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान के अंदर से दबाव बढ़ रहा है, वो भी बढ़ता चला जाएगा। तमाम इदारे कंट्रोल करने के बावजूद, अदलिया पे मुकम्मल कंट्रोल करने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाम का एक इदारा होता था, अब तो वो दिखाई नहीं देता। मैं आपके लिए सिंपल कर दूं तो सुप्रीम कोर्ट में अब एक आईनी बेंच है सिर्फ, और ये वो आईनी बेंच है जो बनाया गया है हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर। यानी हुकूमत और इदारों ने अपनी मर्जी का एक आईनी बेंच बना दिया है, बस वही मौजूद है, उसी का वजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वजूद तो ऐसा लगता है कि खत्म हो गया है। जो आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती थी, वो बदकिस्मती से कादी फायद ईसा साहब थे। उनके बाद से लेकर अब तक कोई चीफ जस्टिस नहीं है, बल्कि तमाम अख्तियारात जो है वो एक आईनी बेंच के पास है। और वो जो आईनी बेंच है वो भी हुकूमत का अपना मंजूर करता है, यानी हुकूमत की मंजूरी के बाद कि ये जज लगेगा ये नहीं लगेगा, तो उन्होंने अपनी मर्जी का एक आईनी बेंच बना दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो एक ऐसा इदारा था जो हमेशा बंद बांधता था डिक्टेटरशिप के सामने, जो हमेशा मार्शल लॉ के रास्ते रोकता था, जो हमेशा इंसानी हुकूक के मामलों को उठाता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन नापैद हो गई है। पाकिस्तान में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो अब दिखाई देती नहीं है, और जो अदालत दिखाई देती है वहां पे एक मामला चल रहा है और लंबे अरसे से चलता चला जा रहा है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, और वो मामला है फौजी अदालतों के हवाले से। देखिए ये हुकूमत और इदारों के गले पड़ा हुआ है ये मामला, उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे रिजॉल्व करें। इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि मैं ये मामला हल करके दे सकता हूं अगर आप मेरी बात माने, तो ये वाला ट्रायल आप खत्म कर दें, लेकिन कानून आप खत्म ना करें। जो दहशतगर्द हैं उनके मामला में फौजी अदालतों को किसी और तरह देख लें, ये मामला किसी और नौयत का है, आप इसके साथ ये ना करें। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, GSP+ का जो स्टेटस है आपका वो खतरे में है। अब इसमें क्या पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन को खुश रख सकता है सिर्फ यूक्रेन वाले मामले को लेकर? ये फिर एक सवाल जो है बार बार वहीं पे जाता है, क्योंकि दुनिया की सारी अलाइनमेंट इस वक्त रूस और यूक्रेन की लड़ाई के साथ आकर जुड़ गई है। 2022 में जो कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा था, जहां इमरान खान साहब ने इस लड़ाई से खुद को बाहर रखने का फैसला किया और फिर वो सिस्टम से बाहर कर दिए गए, तो वो जो सारी अलाइनमेंट हुई थी वो इसी लड़ाई की वजह से हुई थी। और अब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के एक मुकम्मल अलग किस्म का बयानिया अपनाने के बाद दोबारा से दुनिया वहीं आकर खड़ी हो गई। तो पाकिस्तान क्या अमेरिका के साथ खड़ा होगा इस मरतबा, या पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ खड़ा होगा फॉर द टाइम बीइंग के GSP+ स्टेटस हो या बाकी चीजें हो, कहीं ना कहीं हम कोई फायदा उठा सकें? तो ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त हमारे पास नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि इंसानी हकूक के मामला हों या फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के मामला हों, ये कल को हमारे गले पड़ जाएंगे। इसलिए कि यहां पे चंद सवाल उठते हैं और बड़े बुनियादी सवाल हैं कि ये फैसला कैसे हुआ
कि किस बंदे का केस फौजी अदालत में जाएगा और किस बंदे का केस जो है वो सिविल अदालत में जाएगा। यानी जुर्म एक जैसा है ना, दो लोग साथ साथ खड़े हैं एक इमारत के बाहर, दोनों लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनमें से एक का केस चला गया सिंपल कोर्ट के अंदर, सिविल अदालतों के अंदर, और एक का केस चला गया फौजी अदालत के अंदर। ये फैसला किसने किया और ये फैसला किस बुनियाद पे हुआ? अभी तक इस बुनियादी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे का केस चला जाए फौजी अदालत में और दूसरे का चला जाए दहशतगर्दी की अदालत में, और दोनों बंदे जो है वो एक ही जगह पे खड़े हैं, एक ही तरह के नारे लगा रहे हैं, एक ही तरह की एक्टिविटी के अंदर शामिल है। अब ये कैसे मुमकिन है? ये वो सवाल है जो बड़े बुनियादी सवालात में से एक है और इसका अभी तक जवाब नहीं मिल सका। नाज़रीन, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गुज़िश्ता कुछ अरसे में, वो यूएई को दिया है। यानी यूएई के बढ़िया है जैसा उनके साथ सलूक किया, जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया, जैसे इससे पहले उनके हुक्मरान शिकार खेलने के लिए आए रहीमिया खान में, जैसा उन्हें वहां प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह वहां उनका ख्याल रखा गया, इसी तरह से जैसे बार बार शहबाज शरीफ साहब वहां जाते हैं या पाकिस्तान की मिलिट्री की आदत भी वहां जाकर मिलती है। तो होना तो यह चाहिए था कि यूएई इतनी सारी मुलाकातों के बाद या इतनी जबरदस्त सफारतकारी के बाद पाकिस्तान के लिए गुंजाइश पैदा करता। लेकिन हैरानकुन तौर पे जो डाटा मेरे पास है, आप हैरान हो जाएंगे वो डाटा देखकर कि हमारे हुक्मरानों की पूरी तवज्जो और पूरी कोशिश के बावजूद हैरानकुन तौर पे गुज़िश्ता साल में 10,100 से जायद पाकिस्तानियों को यूएई ने अपने मुल्क से निकाल दिया। इतने लोग तो किसी और मुल्क के वो नहीं निकालते। यानी 10,100 से जायद पाकिस्तानियों को उन्होंने मुल्क बदर कर दिया यूएई ने, जबकि 50,000 से जायद पाकिस्तानियों की जो वीजा दरखास्तें हैं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। अब आप अंदाजा कर लीजिए। कहने को नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो एक एटमी मुल्क है, लेकिन इस वक्त हमारे पासपोर्ट की हकीकत क्या है उस हवाले से एक तस्वीर है, मैं आपके सामने रखता हूं। ये देखिए आप, ये जनाब साबिर शाकिर साहब ने भी इसको ट्वीट किया हुआ है। अब यहां पता चलता है कि सबसे कमजोर पासपोर्ट दुनिया के कौन से हैं। तो जनाब, दुनिया का जो सबसे कमजोर पासपोर्ट है वो अफगानिस्तान का पासपोर्ट करार दिया गया। उसकी वजह यह है कि तालिबान से एक लंबी जंग लड़ी है मगरबी ममालिक ने, और दुनिया तालिबान को या उनकी हुकूमत को उस तरह से नहीं देखती। दुनिया का दूसरा सबसे बदतरीन जो पासपोर्ट है वो सीरिया का है, शाम का, जहां पे हाल ही में एक जंग खत्म हुई है और अभी भी वहां पे खाना जंगी लगी हुई है। तो शाम जहां पे खाना जंगी चल रही है वो दूसरा है। दुनिया का तीसरा बदतरीन पासपोर्ट जो है वो इराक का है। इराक की सूरत मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, गुज़िश्ता 2 दहाइयों से वो एक जंगज़दा मुल्क के तौर पर मौजूद है। नंबर 4 पाकिस्तान है जी, फिर उसके बाद यमन है, सोमालिया है, नेपाल है, फलस्तीन है। फलस्तीन का जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान से बेहतर है। लीबिया का पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। नेपाल का पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। बांग्लादेश का पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। सोमालिया का पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। नॉर्थ कोरिया, ये वो मुल्क है जो पूरी दुनिया में अपनी डिक्टेटरशिप की वजह से बदनाम है। पूरी दुनिया के अंदर बदनामी है नॉर्थ कोरिया की, उसका भी पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। सूडान, श्रीलंका, ईरान, सबके पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर है। और पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। कहने को हम एक एटमी मुल्क है, यानी दुनिया की 7वीं एटमी पावर पाकिस्तान है। तो होना तो यह चाहिए था कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स के अंदर से एक होता, लेकिन बदकिस्मती से दुनिया की 7वीं जो एटमी पावर है उसका पासपोर्ट दुनिया के टॉप 4 बदतरीन पासपोर्ट्स के अंदर से एक है। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, तो यहाँ पे एक खबर और है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब हैं, सीनियर लॉयर हैं, और इन्होंने कादी फ़ायद ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इंसानी हकूक़ की यादगार तामीर करवाई थी। अच्छा, जो रिपोर्टर हैं जो वहाँ रिपोर्ट करते हैं वो सारे उसको इंसानी हकूक़ का मकबरा कहते हैं पहले दिन से, क्योंकि कादी फ़ायद ईसा साहब के दौर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर जो एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है, उस वक्त से लेकर अब तक ही आप ये समझ लें, खासतौर पर कादी साहब के दौर में, तो उसको फिर तमाम सहाफ़ियों ने और वकला ने उसको नाम दिया इंसानी हकूक़ का मकबरा है। ये कब्रें हैं इंसानी हकूक़ की, और यहाँ इंसानी हकूक़ गसब किए गए हैं, इंसानी हकूक़ के लिए कोई काम नहीं किया गया। अब बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने, कादी फ़ायद ईसा साहब ने बड़े शौक से ये बनाया था कब्रिस्तान। उन्होंने आर्टिकल 19 के तहत सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जिसका जवाब देने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाबंद है। यानी ये पूछा कितने में बना, किसको ठेका दिया, कैसे किया, ये सारे सवाल अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने उठाए। लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने 2 लिखे गए खतूत का कोई जवाब नहीं दिया। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई ऑडिट नहीं हुआ। माजी में जजेस सियासतदानों पर बहुत सवाल उठाते रहे, लेकिन जब उनकी अपनी बारी आई है तो जवाब नहीं दिया जा रहा। ये हसनात मलिक साहब ने इस मामले को ऐसे रिपोर्ट किया है। नाज़रीन, शहबाज राणा साहब ने एक मरतबा फिर कंफर्म किया है कि SIFC के क़याम के बावजूद पाकिस्तान सरमायाकारी के लिहाज से 50 साल की बदतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो सरमायाकारी हो रही है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर है, और इसके बावजूद काबीना में नए वुज़रा को शामिल करने का फैसला किया जा रहा है, और अभी आने वाले वक्त में मजीद वुज़रा को काबीना के अंदर शामिल किया जाएगा। इस किस्म की खबरें भी मार्केट में है। दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मरतबा फिर दावा किया है, और दावा उनका यह है कि पाकिस्तान अगले 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा ये देखें। अगर मुल्क पर दोबारा 12 अक्टूबर जैसा वाकया मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान अगले 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत, आर्मी चीफ की क़यादत में सिक्योरिटी इदारे मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अब ये जो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 12 अक्टूबर जैसा वाकया मुसल्लत ना हुआ, तो 12 अक्टूबर को तो मार्शल लॉ लग गया था। क्या वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ मार्शल लॉ लगा देंगे, या वो कुछ और कहना चाह रहे हैं, या वो ये कहना चाह रहे हैं कि कई बेचैनी है इदारे के अंदर या हुकूमत के अंदर? वो क्या कहना चाह रहे हैं एक्चुअली उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें छेड़ा ना गया तो 2 साल के अंदर मईशत ठीक कर देंगे। ये मईशत बिल्कुल ठीक थी राणा साहब। ये 2022 में, 2021 में, कोरोना के बावजूद 2020 और 21 में इस मईशत ने बेहतरीन परफॉर्म किया था। पाकिस्तानी भी खुशहाल थे, महंगाई कुछ बड़ी थी कोरोना की वजह से, लेकिन ज्यादातर चीजें कंट्रोल में थी, बल्कि मजीद कंट्रोल बेहतर हो रहा था। और पाकिस्तान कुछ ऐसे मुआहदे करने जा रहा था रशिया के साथ कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से महंगाई मजीद कम हो जाती। लेकिन
उस वक्त जनरल बाजवा साहब को एडवेंचर आ गया और उन्होंने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की मईशत को ऐसे झटके और धचके लगे हैं कि अब तक पाकिस्तान की मईशत वापस खड़ी नहीं हो पा रही, और लगातार कोशिशों के बावजूद जो भी ये करते हैं वो काम उल्टा हो जाता है और सारा का सारा बोझ पाकिस्तान की आवाम पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये हुक्मरान आवाम के अंदर जाने की कैपेसिटी इनमें है नहीं। इनकी सारी की सारी उम्मीद इस बात पे है कि मैक्सिमम टाइम तक मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट मौजूद रहे और वो एस्टेब्लिशमेंट कुछ ना कुछ करके मौजूदा हुक्मरानों को इक्तदार पे बिठाई रखे। नाज़रीन, ये लेकिन हमेशा तो हो नहीं सकता। चीजें बदलनी तो है, आज नहीं तो कल ये चीजें बदल जाएंगी और ये जो कुछ भी इस दौर में हुआ है इसका खुमियादा पाकिस्तानियों ने भुगता है और तारीख के अंदर जब लिखे जाएंगे ये नाम तो ये स्याह हरूफ में लिखे जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।